हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं शराफत अफजल। आज हम यूनिट नंबर 5 के प्रोग्राम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 5 में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे द मॉनेटरी सिस्टम, मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन को। तो इसके हमने प्रोग्राम नंबर 1 में आपको डिटेल के साथ बताया था कि मनी क्या है, मनी की डेफिनेशन, मनी की टाइप्स, फंक्शंस और फिर उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मनी कि मनी को कैसे मेजर करेंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 5 का प्रोग्राम नंबर 2। अब प्रोग्राम नंबर 2 में हम जिन जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है हमारे पास द फैड्स टूल ऑफ मनी सप्लाई, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं जिनको हम आज इजीली मेजर कर सकेंगे। अब देखें टूल्स कौन कौन से हैं। जब मनी सप्लाई, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जब सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई करता है और मनी डिमांड जो होता है वो कंज्यूमर करते हैं। तो जब सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई करता है तो वहाँ पे उसने मनी को डिवाइड किया है 3-4 पार्ट्स में, M1, M2, M3 एंड M4। और M1 में आपको मैंने बताया था ये लिक्विड मनी है जिसमें करेंसी इन सर्कुलेशन है, डिमांड डिपॉजिट है, अदर डिपॉजिट है। M2 के अंदर मैंने आपको फिर बताया था कि मनी के अंदर जो है लिक्विडिटी से हम लीस्ट लिक्विड की तरफ जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि टाइम डिपॉजिट है और उसके बाद सेविंग डिपॉजिट जिनका रेट ऑफ रिटर्न होता है और उनको किस टाइम के लिए हम जो है वो सेव कर सकते हैं और उसकी वजह से हमें उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मनी को मेजरमेंट करने के लिए फिर हम उनके टूल्स, कौन कौन से टूल्स हैं जिसके थ्रू स्टेट बैंक जो है मनी सप्लाई को इंजेक्ट करता है मार्केट के अंदर। इंजेक्शन ऑफ मनी सप्लाई इनटू द मार्केट, हाउ मेनी टूल्स द सेंट्रल बैंक यूज टू सप्लाई द मनी इन मार्केट। तो उसके लिए फिर सेंट्रल बैंक के पास 3 टूल्स हैं, या वो ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, या रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो करता है, या डिस्काउंट रेट करता है। अब देखें डियर स्टूडेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है द ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी बाय परचेज और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं। अब क्या होता है कि जब सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है तो सेंट्रल बैंक ने जो बॉन्ड्स से ओपन मार्केट में रखे होते हैं, जो डिफरेंट कमर्शियल बैंक को दिए होते हैं, वो बॉन्ड वापस सेंट्रल बैंक परचेज कर लेता है और उसके बदले में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। सेंट्रल बैंक अनाउंस करता है कि लाइक आजकल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की हुई है कि 25,000 वाले जो बॉन्ड्स हैं वो अब उनकी मार्केट वैल्यू नहीं है और फ़ौरन जल्द अज जल्द इस डेट तक वो जमा करा दें। तो आप देखें 25,000 के जो बॉन्ड्स हैं, अगर लोग जाके कमर्शियल बैंक्स में जमा कराएंगे तो उसके बदले में 25,000 उनको मिल जाएगा और बॉन्ड गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक करेंसी है, जो रुपीज़ हैं, वो उसकी मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी और बॉन्ड जो है वो वापस सक कर दिए हैं सेंट्रल बैंक ने। ऑन एंड अदर एंड ये होगा कि अगर सेंट्रल बैंक क्या करें कि वो कहे कि वो मार्केट के अंदर बॉन्ड ज़्यादा फेंक दे 25,000 के, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको कहेंगे बॉन्ड खरीद लेंगे और 25,000 जो है वो 25,000 लोग जाके सेंट्रल बैंक में जमा करा के उससे बॉन्ड ले लेंगे। तो वो जो बॉन्ड होगा वो अब लोगों के पास आ गया और 25,000 जो है वो किसके पास चला गया, बैंक के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनी सप्लाई जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और इसको अदर टर्म में हम कह सकते हैं कि जब बॉन्ड गवर्नमेंट परचेज कर लेती है और लोगों के पास मनी ज़्यादा आ जाए तो इसको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और अगर बॉन्ड जो है वो लोग खरीद लें और पैसे वापस सेंट्रल बैंक के पास चले जाएं तो इसको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। द सेकंड जो हमारे पास इसका टूल है वो है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द रिजर्व और फंड दैट आर नॉट अलाउड टू बी लॉन्ड। देखें डियर स्टूडेंट, जब आप में से कोई भी बंदा, कोई पर्सन जब जाके अकाउंट खुलवाता है बैंक में तो उसके बदले में मसलन से कि आप 100 रुपीज़ बैंक में जमा कर देते हैं। तो जब 100 रुपीज़ जमा कर देते हैं बैंक में और आपका अकाउंट खुल जाता है तो उसमें से
सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक के साथ एक रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो रखी होती है, वो से कि उसने 10% रखी हुई है। तो 100 का 10% इसका मतलब है कि 10%, 10 रुपए जो हैं 100 में से, वो किसके पास चले जाएंगे? सेंट्रल बैंक। बाकी कमर्शियल बैंक के पास 90 रुपीज़ रह जाएंगे। तो वो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो जो है, ये भी एक टूल है सेंट्रल बैंक का टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। अगर सेंट्रल बैंक रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 10% के बजाय 20% कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 रुपीज़ जो है वो कमर्शियल बैंकों के पास रह जाएंगे और 20 रुपीज़ कौन ले लेगा? सेंट्रल बैंक ले लेगा। तो अब रुपीज़ कम हो गए ना, पहले 90 थे अब 80 हो गए। तो इसका मतलब ये है मार्केट के अंदर जो मूवेबल करेंसी है वो 80 रह गई है। ऑन एंड अदर एंड इसके अलावा अगर सेंट्रल बैंक रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो 5% कर दे, तो पहले 90 रुपीज़ था 10% पे, अब 5 रुपीज़ कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि 95% जो मनी है वो कमर्शियल बैंकों पे के पास रहेगा और 5 रुपीज़ जो है वो सेंट्रल बैंक में है। तो ये जो 5 रुपीज़ सेंट्रल बैंक की तरफ चल जाएगा, 95 कमर्शियल बैंक, तो इसको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे। और अगर 80 रुपीज़ कमर्शियल बैंक के पास चले जाएं रहें और 20 रुपीज़ सेंट्रल बैंक के पास चले जाएं, तो उसको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे। और यहाँ से भी मनी की सप्लाई और डिमांड को स्टेट बैंक कंट्रोल करता है। नंबर थर्ड जो हमारे पास है वो डिस्काउंट रेट है। अब डिस्काउंट रेट क्या है जी? द मिनिमम इंटरेस्ट रेट सेट बाय सेंट्रल बैंक और सम अदर सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग टू अदर बैंक। देखें, हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको बाज़ औक़ात लोन की रिक्वायरमेंट होती है और उनका जो अपनी बैलेंस शीट है वो इक्वल नहीं हो रही होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो लोन लेते हैं फॉर नाइट पर्पज़ के लिए, 3 डे के लिए। वो किससे लेते हैं? सेंट्रल बैंक से। तो वो अपने डेली की जो डेली ट्रांजैक्शन होती है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सेंट्रल बैंक से लोन लेंगे। अगर सेंट्रल बैंक ने डिस्काउंट रेट जो है 10% रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो सेंट्रल बैंक जो है वो लोन दे रहा है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। जिस तरह एमसीबी है, एचबीएल है, यूबीएल, उनको लोन दे रहा है सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो अगर 10% पे लोन दे रहा है, तो अगर मसलन से कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 रुपीज़ वो लोन देता है, तो 10% का मतलब कि 10% उन पे वो चार्ज कर रहा है डिस्काउंट रेट। अगर वो डिस्काउंट रेट बढ़ा के 20% कर दे, तो आप देखें डिस्काउंट रेट बढ़ गया, तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे लोन नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्काउंट रेट बहुत हाई है। तो वो कहेंगे कि हमें इससे बेनिफिट नहीं है बल्कि लॉस है। अदरवाइज तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अलावा अगर सेंट्रल बैंक बैंक जो है कमर्शियल बैंक को लोन 5% पे दे या 2% पे दे, तो आप वो इजीली लोन लेंगे और इसको यूज़ करेंगे और मार्केट में ये नोट्स की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। इसको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं और मनी सप्लाई भी, इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई भी कहते हैं। अब देखें क्लासिकल जो थ्योरी है मनी के बारे में, उसके बाद सेज लॉ क्या कहता है? सेज लॉ वो कहता है कि सप्लाई क्रिएट ऑन डिमांड। तो क्लासिकल हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कहते हैं कि हमेशा मार्केट जो होती है वो सप्लाई साइड से स्टार्ट होती है। आप किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ाएं तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वो कहते हैं मनी की सप्लाई बढ़ाएं, डिमांड ऑटोमेटिक। और दूसरा वो कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट, के वो कहते हैं कि मार्केट में परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, हर बंदे को सब कुछ पता है, हर चीज़ के बारे में, इकोनॉमी के बारे में पता है। तो वो जो है ना मार्केट में ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है। अब क्लासिकल थ्योरीज जो है मनी सप्लाई के लिए, उनमें एक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और सेकंड वन इज अ कैम्ब्रिज इक्वेशन। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है? द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आर्ग्यूज दैट द साइज ऑफ मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ गुड्स। कि जितनी आप मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी। मनी सप्लाई कम करेंगे तो प्राइस कम होगी। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी समटाइम कॉल्ड द क्यूटीएम सेज दैट प्राइस राइज व्हेन देयर इज मोर मनी इन इकोनॉमी एंड दे फॉल व्हेन देयर इज लेस मनी इन इकोनॉमी। तो वो अगर हम देखें तो मनी सप्लाई, ये उनकी अजम्पशंस हैं, हाइपोथेसिस हैं कि मनी सप्लाई क्रिएट इन्फ्लेशन। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लासिकल जो वो कहते हैं कि मनी सप्लाई जितनी बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। द मनी सप्लाई ऑफ मनी इज एक्सोजनस। एक्सोजनस का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट के कोई भी चीज़ जो फिक्स हो, जिसको हम खुद चेंज करें, वो ऑटोमेटिकली चेंज ना हो बल्कि हम अपनी मर्जी से चेंज करें। द डिमांड फॉर मनी एज रिफ्लेक्टेड इन वेलोसिटी एज द स्टेबल फंक्शन ऑफ नॉमिनल इनकम, इंटरेस्ट एंड सो फॉर्थ। तो ये डिमांड मैंने आपको बताया भी है कि डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करते हैं। और सप्लाई कौन करता है? स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक के पास मनी सप्लाई जो होती है वो एक्सोजनस वेरिएबल होता है।
अब देखें फिशर क्या करता है, आइवरी फिशर इज द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसने दी थी 1911 में। तो ये कह रहा था कि क्या कहता है, डिटरमाइन बाय द इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी फ्यूचर, ये क्या कहता है, नॉमिनल इनकम इज इक्वल टू पी वाई डिटरमिनेंट बाय एम, तो क्लासिकल अज्यूम दैट वाई इज फेयरली कांस्टेंट, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसका मतलब क्या हुआ कि एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम क्या है, हमारे पास मनी सप्लाई है, वी उसकी वेलोसिटी ऑफ मनी है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, पी क्या है, प्राइस, एवरेज प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन, और टी जो है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये पीटी को हम मिला के हमारे पास जो नॉमिनल इनकम बनती है जिसको हम जीडीपी भी कहते हैं, तो एम हमारे पास मनी सप्लाई और वी वेलोसिटी है। तो फार्मूला देखें, एम मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय टी, वेयर एम इज मनी सप्लाई, वी इज द वेलोसिटी ऑफ मनी, पी इज द एवरेज प्राइस और टी इज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन एन इकोनॉमी। अब देखें यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एम वी इज इक्वल टू पी टी, सपोज दैट हमारे पास एम मनी सप्लाई जो है वो 1000 है, और वी वेलोसिटी हमारे पास 4 है, पी जो है हमारे पास प्राइस जो है यानी इन्फ्लेशन रेट वो 2 है, और हमारे पास टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ जो मनी है जो हम चीज़ें गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं वो 2000 है। तो एम वी इज इक्वल टू पी टी, अगर हमारे पास रुपीज़ एम जो है मनी सप्लाई हम 1000 बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी 4 है, इधर हमारे पास प्राइस जो है 2 है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं वो 2000 है, तो ये 4000 ये हमारे पास स्टेबल होगी। सपोज दैट एम इंक्रीज 5% फ्रॉम 1000 टू 1500 एंड प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 50% फ्रॉम 2 टू 3। तो अब देखें कि अब देखेंगे एम हमारे मनी सप्लाई हमने बढ़ा दी है, स्टेट बैंक ने बढ़ा दी है, पहले वो मनी सप्लाई थी 1000 यानी 1000 के नोट उसने क्या किए थे, इशू किए थे, अब वो 1500 के बराबर के नोट इशू कर रहा है, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो है यानी एक सेकंड के अंदर एक नोट कितने बंदों के हाथों से गुजर के जाता है, कोई भी नोट हो 50 रुपए का हो 100 रुपए का हो, वो है 4, यानी एक सेकंड में 4 बंदे एक नोट उनके पास से गुजर के जाता है, इज इक्वल टू 2, हमारे प्राइस 2 ही है और क्वांटिटी भी 2 है, तो अब देखें 6000। तो ये एम मनी सप्लाई सिर्फ क्या बढ़ाती है, प्राइस बढ़ाती है, वेलोसिटी और टी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी कहती है कि मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्टूडेंट ये मतलब होता है कि मनी बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, मनी कम होती है प्राइस बढ़ती है, प्राइस कम होती है, अदर जो वेरिएबल हैं अदर देन जो नॉमिनल वेरिएबल, प्राइस भी नॉमिनल है और मनी भी नॉमिनल। नॉमिनल वो वेरिएबल होते हैं कि जो जिनकी मार्केट एक फेस वैल्यू होती है, और रियल वेरिएबल जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ये हमारे पास नई बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, हाउसिंग है, ये सारे रियल वेरिएबल है। नॉमिनल वेरिएबल क्या है, जैसा ये टेलीनार सर्विसेज जितनी भी हैं, टेलीनार की कंपनी है, यूफोन है, वेरीदा, ये सारे जो हैं वो नॉमिनल वेरिएबल है। इसका प्राइस नॉमिनल वेरिएबल है और मनी भी नॉमिनल वेरिएबल है, इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो मनी को जितना बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ेगी, और मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, अदर थिंग आर रिमेन कांस्टेंट। तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब देखें कैमरेज इक्वेशन क्या कहती है कि द अल्टरनेटिव वर्जन नोन एज कैश बैलेंस वर्जन वाज डेवलप्ड बाय द ग्रुप ऑफ कैमरेज इकोनॉमिस्ट इन 1900। उन्होंने जो है इन्होंने क्या किया, जिसमें पीगो आ गया, मार्शल आ गया, रॉबर्टसन आ गया, केनेजियन, तो इन्होंने मनी को और भी आगे ब्रॉड कर दिया कि मनी से हम क्या चीज़ खरीद सकते हैं। क्लासिकल ने कहा कि मनी इज यूज फॉर ओनली ट्रांजैक्शन पर्पस, यानी हम क्या कर सकते हैं, मनी सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन पैदा करती है, अदरवाइज कोई नहीं उससे चीज़ें खरीद सकते। लेकिन ये जो नए इकोनॉमिस्ट हैं, पीगो है, मार्शल है, रॉबिन्सन है, केनेजियन है, इन्होंने मनी को आगे मजीद जो है इसके ग्रुप में तकसीम किया गया है कि हम क्या कर सकते हैं कि मनी इज़ द स्टोर ऑफ वेल्थ एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले तो हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्लासिकल भी यही कहते हैं कि मनी को यूज़ करेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन इन्होंने एक और चीज़ का इजाफा किया कि स्टोर ऑफ वेल्थ। अब स्टोर ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है कि हम मनी से सिर्फ हम मनी को जो है सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज में नहीं यूज़ कर सकते हैं, बल्कि मनी से हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिल्डिंग्स खरीद सकते हैं, प्लाट्स खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, बाकी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टूल फॉर
परचेज द अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इकोनॉमी। तो एम डी इज इक्वल टू के पी वाई। तो यहाँ पे देखेंगे मनी डिमांड इज फंक्शन के हमारे पास कांस्टेंट है, पी प्राइस है और वाई हमारे पास इनकम है जिसको हम जीडीपी कहते हैं। वेयर वाई इज द फिजिकल लेवल ऑफ एग्रीगेट और नेशनल आउटपुट, पी इज द एवरेज प्राइस एंड के इज द प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल आउटपुट ऑफ इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड। कितने तो कितनी चीजें बंदा होल्ड कर सकता है, ये सारी किस में आती हैं, मनी में आती हैं। अब देखें इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन इज सस्टेन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो गुड्स एंड सर्विसेज में इन्फ्लेशन क्या है कि प्राइस लेवल जो बढ़ जाता है उसकी वजह उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अब कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर कौन कौन सी कास्ट आती है। नंबर वन मेन्यू कास्ट है, नंबर टू शू लेदर कास्ट है, नंबर थ्री लॉज ऑफ परचेजिंग पावर है, नंबर फोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, नंबर फाइव अदर कास्ट है। तो अब हम मेन्यू कास्ट की बात करें तो इसमें देखें कि मेन्यू कास्ट में हम देखते हैं कि जब भी हम किसी बड़े होटल में जाते हैं तो जब हम देखते हैं तो हमें एक मेन्यू थमा दिया जाता है जो हमारे हाथ में होता है और उसमें डिफरेंट फूड की प्राइस लिखी होती हैं कि बर्गर कितने का है, पिज़्ज़ा कितने का है, सैंडविच कितने का है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं। तो अगर डेली इन्फ्लेशन बढ़ रही हो, रोज़ ब रोज़ महंगाई बढ़ रही हो, तो उन लोगों को जो होटल वाले हैं उनको अपना मेन्यू चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसने उनकी प्राइजेस बढ़ गई हैं डिफरेंट गुड की, तो उन्होंने मेन्यू में नई प्राइजेस लगानी। जब नए प्राइजेस लगाएंगी तो वो कस्टमर के लिए भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो उसकी वजह से जो कास्ट बढ़ जाती है उसको मेन्यू कास्ट कहते हैं। एक और रुपया कहते हैं कि एक और रुपया अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो जाए, प्रोडक्ट महंगी हो जाए, तो उससे 10 कस्टमर भाग जाते हैं। और अगर 3 रुपये या 4 रुपये कोई चीज़ सस्ती हो जाए तो उसकी वजह से टोटल 2 या 3 कस्टमर आपके जो बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसको कहते हैं मेन्यू कास्ट। तो इन इकोनॉमिक्स द मेन्यू कास्ट इज अ कास्ट टू फर्म रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन प्राइस। प्राइस की वजह से जो कस्टमर भाग जाते हैं वो भी, और जो आपको मेन्यू आपका चेंज करना पड़ता है उसकी प्राइसेस जो नया छपवाना पड़ता है उस कास्ट को मेन्यू कास्ट कहते हैं। शू लेदर कास्ट क्या चीज़ होती है। शू लेदर कास्ट रेफर टू कास्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट दैट पीपल स्पेंड ट्राइंग टू कंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए जब रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जाएगी, मनी सप्लाई की वजह से आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो क्या होगा कि आप डेली बैंक्स में जाएंगे और वहाँ से पैसे निकाल के लाएंगे, डेली डेली आपके चक्कर लगेंगे बैंक्स में, तो ये क्या होगा उसकी वजह से आपके जूते फट जाएंगे। तो वो जो जूते फेंकने की कास है उसको शू लेदर कास कहते हैं। जिस तरह इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि बंदे का ये जो दायां जूता है वो फट गया है, तो इसकी वजह क्या है कि वो डेली बैंक में जा रहा है जिसकी वजह से उसको इन्फ्लेशन की वजह रोज नए पैसे निकालने पड़ते हैं जाके, तो उसकी वजह से जो उसकी कास्ट है उसको शू लेदर कास्ट कहते हैं। परचेजिंग पावर ऑफ मनी व्हेन वेजेस इंक्रीज लेस देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो पीपल लूज परचेजिंग पावर। देखें 20 रुपीज़ है आपके पास, तो 20 रुपीज़ में अगर 1988 में जिस तरह हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब हमारे दौर में थोड़े से पैसों से बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती, तो ये बास्केट में देखेंगे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं 20 रुपीज़ में। 2005 में देखें ये चीज़ें और घटना शुरू हो गई, 2013 में देखें तो वो बिल्कुल ही कम हो गई। आज 2020 है तो उसमें तो ये 20 रुपए में तो बहुत कम माइनर चीज़ मिलेगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि मनी की सप्लाई बढ़ने से परचेजिंग पावर भी लोगों की कम हो गई है। अब देखें विद द इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखें विद द दीज सेगमेंट्स इन सोसाइटी विच ऑन फिजिकली एसेट प्रॉपर्टी और स्टॉक बेनिफिट फ्रॉम प्राइजेस ऑफ देयर होल्डिंग गोइंग अप, while those who seek to acquire them will be need to pay a more for them। तो देखिए मनी में कुछ लूजर होते हैं कुछ विनर होते हैं। वो लोग जिन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज लगी हुई उनकी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन वो लोग जिन्होंने बैंकों में जाके अपने पैसे डिपॉजिट कराए हुए हैं, जमा कराए हुए हैं, तो उनके नॉमिनल मनी हैं जिनकी वैल्यू रोज़ ब रोज़ कम होती जा रही है, यानी उनका डिस्काउंट वैल्यू कम होती जा रही है, तो वो लूजर हैं। और वो जो रियल प्रॉपर्टी और स्टॉक रखने वाले लोग हैं वो बेनिफिट में आ रहे हैं और वो विनर हैं। तो इस तरह इन्फ्लेशन जब करती है तो कोई लोग लूजर होते हैं और कोई विनर होते हैं, जिसकी वजह से वेल्थ की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अदर कास्ट में देखें कि हमारे पास व्हेन प्राइसेस आर राइज क्विकली पीपल विल बाय ड्यूरेबल एंड नॉन perishable goods quickly as the store of wealth to avoid the losses expected from decline the purchasing power of money. They can create a shortage of ordered goods and remove the economy from efficient equilibrium। तो आप देखें
क्या करते हैं कि जब डे बाय डे लोग देखते हैं कि मार्केट में मनी की वैल्यू कम हो रही है, तो वो मनी की जगह अदर देन जो ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। तो ये रेड जो है वो डिमांड है, और ये जो ग्रीन है ये हमारी सप्लाई है। तो आप देखें डिमांड बढ़ने की वजह से ये जो इक्विलिब्रियम में मार्केट थी वो अब डिस इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। तो ये भी एक लोगों के लिए कास्ट है, जो लोग दूसरे लोग खरीदना चाहते हैं चीज़ उनको मिल नहीं रही है। ये भी एक मनी की कास्ट है जिसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आज हमने जिन टॉपिक को कवर किया है उसमें आपको मैंने बताया है कि जो मनी के जो है चैनल कौन से हैं जिनके थ्रू सेंट्रल बैंक मनी को सप्लाई करता है। उसके बाद इन्फ्लेशन के बारे में हमने चेक किया कि इन्फ्लेशन क्या होती है, उसकी कास्ट क्या है, और इन टॉपिक को कवर किया है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो आप इजीली मेरा स्क्रीन पे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, वहाँ पे आप इजीली असेस कर सकते हैं। थैंक यू।